हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के लिए कुछ क्लेरिफिकेशन आए हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन है रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन, 10BD, ऑडिट रिपोर्ट। अगर आप एक्यूमुलेशन फॉर्म नहीं सबमिट कर पाते तो इन सब में काफी कंफ्यूजन था एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन बिकॉज जो रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2023 में चेंजेस आए हैं वो सब 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल है। दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 23 एंड 24। तो जो चेंजेस आए उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी परेशानी है, तो उसी के रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशंस है। इफ एंड बट्स बहुत सारे थे बट अब ये क्लेरिफिकेशंस के कारण सारी चीजें सॉर्ट हो गई हैं। ये जो सर्कुलर आया है वो है बहुत बड़ा। तो मैंने आप लोगों के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पीपीटी फॉर्म में एक्सप्लेन करा है कि क्या डिफिकल्टीज आ रही थी एंड उसके क्या क्लेरिफिकेशन है। तो क्लेरिफिकेशन ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेंडमेंट कौन कौन से प्रोविजंस में हुए थे, तो उससे हमें बेटर तरीके से समझ आएगा। ट्रस्ट के लिए सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो अमेंड किया गया था टू क्लॉज 23C सेक्शन 1023C का जो फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो है वो अमेंड हुआ था। सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 के क्लॉज AC को अमेंड किया गया था और एक नया सेक्शन इंसर्ट किया था 12AB। और लास्ट है सेक्शन 80G के सबसेक्शन 5 के फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो। तो इन सब में अमेंडमेंट्स आए थे। ये सिर्फ अमेंडमेंट्स 2023 के नहीं है, बट ये जो अभी 2021 ऑनवर्ड जो ट्रस्ट में काफी चेंजेस आ रहे हैं ये सब मेन प्रोविजोज हैं जिसको अमेंड किए गए थे। तो इफेक्ट किस किस को आ रहा है? 1023 इंस्टीट्यूशन, 12A, 12AB में जो रजिस्टर्ड हो है या रजिस्टर होने वाले हैं, एंड 80G। एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के लिए नया जो प्रोविजन आया था वो क्या था कि जो भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे उन सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल लेना था ऑन और बिफोर 30 जून 2021। ये फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था कि आपको 12AB नया रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आया था, तो उसमें सबको जितने भी एग्जिस्टिंग उससे पहले ट्रस्ट थे वो सब उन सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल लेना था 30 जून 2021 के पहले पहले। और वो जो रजिस्ट्रेशन था वो 5 साल तक के लिए वैलिड था। फिर उसको फर्दर एक्सटेंड करा क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑनलाइन हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक हो गया था, तो जो फॉर्म 10A को फाइलिंग में काफी डिफिकल्टी आ रही थी। तो फर्दर एक्सटेंड करते 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 25 नवंबर 2022 कर दिया था कि ये फाइनल डेट है कि अब तक तो बतो जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है वो अप्लाई कर दें। अब ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल ग्रांट होता एग्जिस्टिंग ट्रस्ट को वो वैलिड है 5 इयर्स का। तो अब जो नया रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है वो 5 इयर्स तक के लिए है। फिर 5 इयर्स जब आपके खत्म हो रहे हो तो 6 महीने के पहले पहले जब खत्म होने वाले उसके 6 महीने के पहले पहले आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। अब जो फ्रेश ट्रस्ट बन रहे हैं उनके लिए क्या प्रोविजन था? तो न्यू ट्रस्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल एटलीस्ट 1 month prior to commencement of the previous year relevant to assessment year from which the said registration or approval is sought। तो जब कोई प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके 1 महीने पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है या प्रोविजनल अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आप रजिस्ट्रेशन सॉर्ट करना चाहते हो। तो ये नए ट्रस्ट के लिए प्रोविजन आया। अब ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल है ये सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब है प्रोविजनल के बाद आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, बट कब करना है उसके लिए भी प्रोविजन आया है। ये है कि जब आपके जो ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है 3 इयर्स, जब 3 इयर्स खत्म हो रहे हो तो उसके 6 महीने पहले या तो आप अप्लाई कर दो, और आपने अगर कमेंस कर दी है एक्टिविटी अपने ट्रस्ट की तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई कर लो, विच एवर इज अर्लियर। दो बातें बताई हैं, 3 साल खत्म हो रहे हो उसके पहले 6 महीने, या फिर आपने जब भी कमेंस करा है इन तीनों सालों में जब भी कमेंस करी एक्टिविटी उसके 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर दो, विच एवर इज अर्लियर डेट है उस डेट पे आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो। अब कई लोगों का ये डाउट होता है कि हमने तो बताया ना अभी कमेंट्स कर ली, जब हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर दो।
ड्यू डेट वाज, अब ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी थी 30th जून, 30th September 2022। और ये जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म 10 AB के लिए होता है। तो जो आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसके लिए 30th June 2022 थी लास्ट डेट। तो ये फ्रेश ट्रस्ट के लिए थे। अभी हम एग्जिस्टिंग प्रोविजन समझ रहे हैं, जैसे हमें क्लेरिफिकेशन समझ आ पाए। एटीजी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या था? एटीजी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए सिर्फ एक बात थी कि उनको 10 BD फॉर्म फाइल करना है, अपने डोनेशन की जानकारी देना है, जिन जिन डोनर्स ने डोनेशन दिया है, और उन डोनर्स को इशू करना है फॉर्म्स 10BE हर हर साल जब खत्म हो तो 31 मई के पहले पहले, तो फाइनेंशियल का कोई भी खत्म हो उसके नेक्स्ट 31 मई के पहले आपको जमा करना है 10BD और इशू करना है 10BE। ये तीन अपने प्रोविजंस थे। अब क्लेरिफिकेशन क्या चाहिए था? क्लेरिफिकेशन ऑन फेलियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल। कई लोग 30th September 22 या 25th November 22 तक भी अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली डिफिकल्टीज फेस हो रही है, तो अप्लाई अप्लाई नहीं कर पाए। अब अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर 23 में एक नया क्लॉज ऐड हो गया है, जिसके कारण उनको 115 TD अट्रैक्ट हो रहा है। ये कब अट्रैक्ट होता है? ये अट्रैक्ट तब होता है जब आप रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल नहीं अप्लाई कर पाते हो, आप रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हो। इफ ट्रस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल अंडर क्लॉज 1 और क्लॉज 3 ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन टू क्लॉज 23C10 or subclause 1 and 3 of clause AC of subsection 1 of section 12A by 30th June 2023। तो अब जो ट्रस्ट हैं जो अप्लाई नहीं कर पाए थे, द गिवन डेट्स क्या थी? 25th November 22 एंड 30th September 22। तो अब उन लोगों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 30th September 2023 कर दिया है कि अब आप इस डेट से पहले पहले तो अप्लाई कर लो, और अप्रूवल ग्रांट हो जाए। तो आपके जो सेक्शन 115 TD है, ये कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन कहता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल नहीं ले पाते हो सेक्शन 1023C और 12A में, तो जो एक्रीडेड इनकम होती है ट्रस्ट की, उसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगता है। And where such application is made by such date and registration approval is granted, the provision of clause 3 of subsection 3 of section 115 TD shall not apply। तो अगर आप 1023C एंड 12A 30th September 2023 से पहले अप्लाई कर लेते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल ग्रांट भी हो जाता है, तो फिर सेक्शन 115 TD के सबसेक्शन 3 के जो थर्ड क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होगा। ये थोड़ा डेंजरस क्लॉज है। 115 TD is tax on accreted income, subsection 3। इसमें लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब यहाँ पर जो सबसेक्शन 1 है वो मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स की बात करता है। The accreted income of trust or institution on specified date shall be charged to tax, and such trust or institution as the case may be shall be liable to pay additional income tax, herein referred to as tax on accreted income at the maximum marginal rate on the accreted income। और ये कब अट्रैक्ट होगा? ये अट्रैक्ट होगा जब सब क्लॉज सबसेक्शन 3 में आप यहाँ देख सकते हैं कि for the purpose of subsection 1, a trust or institution shall be deemed to have been converted into any form not eligible for registration under section 12A, AA, 12AB in a previous year if the registration granted to
under section 12AA or 12AB has been cancelled, or it has adopted or undertaken modification of its object which do not form to the condition of registration, and it has not applied for fresh registration or has filed application for fresh registration but the said application has been rejected. तो अगर आप एप्लीकेशन नहीं आप अप्लाई करते हो और नहीं ग्रांट होती है, तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लग सकता है। तो ये फाइनेंस एक्ट 2023 से ऐड हुआ है कि जो भी एक्रीडेड इनकम है ट्रस्ट की, उसमें 115 टीडी अप्लाई होगा। तो इस केस में अप्लाई होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई करा नहीं है और आपको ग्रांट नहीं हुआ गिवन डेट में। तो इस वजह से आप अगर 30 सितंबर तक कर भी देंगे तो आपको एटलीस्ट डिडक्शन मिल जाएगा और 115 टीडी अप्लाई नहीं होगा। If trust has made application in Form 10AB after 30th September 22 and Principal Commissioner or Commissioner has not passed order, then the application will be considered as valid. कुछ एडिशनल क्लेरिफिकेशन भी उन्होंने लाया है कि कई लोगों ने क्या है 30 सितंबर 22 जो लास्ट डेट थी उसके बाद भी फॉर्म फाइल किए थे फॉर्म 10AB, तो उन लोगों का क्या होगा। तो उसमें कंडीशन बताइए कि आपने आफ्टर 30 सितंबर 22 फाइल करा है फॉर्म और प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ने अभी कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, ये सर्कुलर आने से पहले पहले मतलब 24 मई के पहले पहले कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है, तो जो फॉर्म आपने फाइल किया है वो वैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको अप्रूवल ग्रांट हो जाएगा। पर अगर किसी किसी केस में अगर ऑर्डर पास हो गया है रिजेक्शन का, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ने पास कर दिया रिजेक्टिंग ऑन द ग्राउंड दैट एप्लीकेशन वाज सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, 30 सितंबर के बाद आपने फॉर्म फाइल किया और प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया रिजेक्शन का कि ड्यू डेट के बाद फॉर्म फाइल हुआ, तो उस केस का क्या होगा। तो उस केस में जो ट्रस्ट है वो फ्रेश अप्लाई करे 30 सितंबर 23 से पहले पहले। ये क्लेरिफिकेशन आया है जब आप नहीं अप्लाई कर पाए हो रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल के लिए। तो अब आप याद रखिए फॉर्म 10AB और फॉर्म 10A। फॉर्म 10A है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का, फॉर्म 10AB है रेगुलर रजिस्ट्रेशन का। तो दोनों की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 23 कर दी गई है। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 10 और 12A का। अब हम सेक्शन बात करते हैं फॉर्म 10BD की। तो इससे रिलेटेड क्या हुआ है कि अभी जब रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल के अप्लाई करने के लिए डेट आगे बढ़ाई है, तो इसी कारण उनने 10BD की डेट भी आगे बढ़ा दी। इन व्यू ऑफ एक्सटेंशन प्रोवाइडेड टू फंड्स और इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 80G, therefore board also extend the due date for furnishing statement of donation in form 10BD and certificate to be issued in form 10BE respect of financial year 22-23 to 30th June। तो जब सबकी डेट आगे बढ़ा दी है 1023C के रजिस्ट्रेशन, 12A के रजिस्ट्रेशन और 80G, क्योंकि इन सबके लिए फॉर्म सिमिलर फॉर्म है और सबकी डेट आगे बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया, तो इस वजह से 10BD के लिए आपके लिए मेन क्या है सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन होना। 80G सबसेक्शन 5 में जो फंड इंस्टीट्यूशन है जिनको डोनेशन मिला है उनके पास अप्रूवल होना चाहिए, तो उसकी जो डेट है फॉर्म 10A और 10AB की डेट आगे बढ़ा दी है। तो इस वजह से 10BD की भी डेट आगे बढ़ा दी कि अब आप अगर अब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो और आपको डोनेशन मिला है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो आप उसके बाद 30 जून तक फॉर्म 10BD फाइल कर सकते हो। फॉर्म 10BD कैसे फाइल करना है, क्या अपडेट्स आए, इसके लिए मैंने अपने चैनल में वीडियो डाल चुके हैं। जैसे आप फॉर्म 10BD फाइल करोगे तो आपको इशू करना है सर्टिफिकेट 10BE में, वो भी 30 जून 23 से पहले पहले। तो सेकंड क्लेरिफिकेशन फॉर्म 10BD के लिए आया है। थर्ड जो क्लेरिफिकेशन है वो है रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि इसमें जिस भी प्रीवियस ईयर में आप लोगे तो किस प्रीवियस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, इस पे काफी कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन में पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली क्लॉज क्या कहता है। तो सेक्शन 10 की बात करें तो सेक्शन 10 में जो 8 प्रोविजन टू क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 है
वो ये कहता है कि जो भी ट्रस्ट सब क्लॉज 4, 5, 6 और 6A में रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल अप्रूवल लेना चाहते हैं, कौन से सब क्लॉज 4, 5, 6 और 6A में प्रोविजनल अप्रूवल लेना चाहते हैं, वो कब अप्लाई करेंगे? उनको अप्लाई करना है फॉर अप्रूवल उस assessment year shall be from the assessment year immediately following the financial year in which application is made. मतलब जिस साल आप जिस फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई करोगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी असेसमेंट ईयर से आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो अगर एग्जांपल की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो एप्लीकेशन आप अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में करते हैं तो एप्लीकेबल कब से होगा? असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 उसको उस कौन सा असेसमेंट ईयर फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर को? 23-24। तो ये एक प्रोविजो कहता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अप्लाई किया उसके इमीडिएटली असेसमेंट ईयर से आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। बट फर्स्ट प्रोविजन टू क्लॉज 1023C क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी ट्रस्ट प्रोविजनल अप्रूवल के लिए उसको एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर है उसके 1 महीने पहले, जब वो कमेंस हो रहा है उसके 1 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं तो 1 मार्च 22 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वैसे ही सिमिलर क्लॉज 12A में भी है। 12A में क्लॉज AC बोलता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A में कि आपको जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना है वो 1 मंथ prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year for from which registration is sought, मतलब जिस साल का आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 1 महीने पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना है। पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 में कहता है provisional registration shall be applicable from the assessment year immediately following the financial year in which application for such registration is made। जो भी फाइनेंशियल ईयर में आपने एप्लीकेशन करा है उसके इमीडिएट असेसमेंट ईयर से रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा। 80G में भी सिमिलर क्लॉज है। 80G के फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 5 कहता है कि आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई करना है वो प्रीवियस ईयर कमेंस हो उसके 1 महीने पहले पहले करना है। तो जो असेसमेंट ईयर है उस ईयर से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली माना जाएगा। पर फोर्थ प्रोविजन टू सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि आपको जिस प्रीवियस ईयर में आप अप्लाई करते हो उसके इमीडिएटली असेसमेंट ईयर से आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो अगर ये देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ड्यू डेट क्या थी? 25 नवंबर 22 एंड 30 September 22 was the due date for filing provisional registration। तो अगर आपने नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए तो आप एलिजिबल है ही नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए। जब एलिजिबल नहीं है तो आपको ना 1023C, 12A, 80G किसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से डेट को एक्सटेंड करना पड़ा। बट अब यहाँ जो क्लेरिफिकेशन है कि क्या माना जाएगा, तो it has been clarified that in case of trust funds or institutions seeking provisional approval or provisional registration as referred to in para 10 and 11 जो हमने अभी डिस्कस किए 1023C, 12A और 80G का, the said provisional approval or provisional registration shall be effective from the assessment year relevant to the previous year in which application is made। जिस साल आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसके ही असेसमेंट ईयर से आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा एंड शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 असेसमेंट ईयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3
of first provision to clause 23C of section 10, or in subclause 3 of clause AC of subsection 1 of section 12A, or clause 3 of the first provision to subsection 5 of section 80G of the Act, as the case may be. तो ये आपका थर्ड क्लेरिफिकेशन है कि जिस प्रीवियस ईयर में आप फाइल करेंगे उसके ही रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा. Clarification regarding denial of exemption in case where the statement of accumulation is not filed by the due date. फाइनेंस एक्ट 23 से जो ड्यू डेट कर दी गई है एक्यूमुलेशन स्टेटमेंट की, मतलब फॉर्म 10 एंड 9A की, वो 31 अगस्त 2023 कर दी है. इससे रिलेटेड काफी रिप्रेजेंटेशन गए हैं कि हम जब फॉर्म 10 या 9A फाइल करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करते हैं. और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कब बनता है? जब हम रिटर्न फाइल करते हैं. तो 2 महीने पहले तो डिफिकल्ट होगा ये फॉर्म फाइल करना, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे, फिगर्स ही नहीं होंगे. तो इसी के लिए क्लेरिफिकेशन आया है कि देखिए, ड्यू डेट तो अभी भी 31 अगस्त 2023 ही रहेगी, पर अगर आप 31 अक्टूबर तक भी, क्योंकि सब जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है उसमें रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर 2023 बताइए, तो 31 अक्टूबर से पहले पहले भी, मतलब रिटर्न फाइल करने के पहले पहले भी अगर ये फॉर्म फाइल कर दे तो फॉर्म 10 और 9A, तो भी आपका जो एग्जेम्पशन है या जो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूमुलेशन और डीम्ड एप्लीकेशन की, वो रिजेक्ट नहीं होगा, उसका इफेक्ट वो देंगे. तो ये क्लेरिफिकेशन है. इट इज क्लेरिफाइड दैट स्टेटमेंट ऑफ एक्यूमुलेशन इन फॉर्म 10 and 9A is required to be filed at least 2 months prior to the due date of furnishing return of income, so that it may be taken into account while auditing the books of account. However, the accumulation or deemed obligation shall not be denied to the trust as long as the statement of accumulation or deemed application is furnished on or before the due date of furnishing the return as provided in subsection 1 of section 139 of the Act. So this is fourth clarification कि आप रिटर्न के पहले आप फाइल कर सकते हो, एग्जेम्पशन डिनाई नहीं होगा, एप्लीकेशन डिनाई नहीं होगा. लास्ट है ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड फॉर्म 10B एंड 10BB. इसमें क्लेरिफिकेशन क्या आया है कि फाइनेंस एक्ट अगेन 23 में काफी चीजें चेंज हुई हैं, पर एक जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है सेक्शन 12 सेक्शन 10 का बेनिफिट लेने की, वो है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है. बट किनको फाइल करनी है? जिनकी टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 12 एंड 1023C exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year, it is required to get this account audited. तो आपकी अगर total income without giving effect to 12 and 10 मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स एक्सीड करती है, तो आपको अकाउंट्स ऑडिट करवाना है. और अब ऑडिट करवाने के जो नॉर्म्स है वो भी बदल गए हैं. न्यू प्रोविजन आ गए हैं 21 फरवरी 23 से, जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 23 से. इसमें ये बताया गया है जो अब फॉर्म 10 भी है वो किनको फाइल करनी है? वो उन ट्रस्ट को फाइल करनी है जिनकी टोटल इनकम एक्सीड करे 5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर उस ट्रस्ट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर उस ट्रस्ट ने अप्लाई किया है कोई भी इनकम का पार्ट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको फॉर्म 10 भी फाइल करना है, और बाकी इनके अलावा जितने भी ट्रस्ट है उन सबको 10BB फाइल करना है. अब दोनों के ऑडिट रिपोर्ट में ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सीए है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड को डिफाइन करना है, कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर कुछ पेमेंट या एप्लीकेशन हुई है तो उसको बाइफरकेट करना है. बट बाइफरकेट किसमें? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, आधार पे एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स. तो इनने जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स है इन सब में बाइफरकेट करना है पेमेंट्स और एप्लीकेशन को. बट इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं की है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में अकाउंट पे चेक इंक्लूडेड नहीं था ड्रॉन ऑन अ बैंक, और एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट,
और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट, ये 3 चीजें इंक्लूडेड ही नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो इस वजह से अब ये क्लेरिफाई करा गया है कि जो ये लिस्ट है, हमने अभी जो क्रेडिट कार्ड ए से लेके एच तक की लिस्ट देखी, वो इन एडिशन टू अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक, एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट, ये तीनों के ऐड करने के बाद है। मतलब इतनी चीजों में आपको बाइफरकेट करना है पेमेंट और एप्लीकेशन। तो ये आपका फिफ्थ क्लेरिफिकेशन है। तो दिस वाज द क्लेरिफिकेशन इन द सर्कुलर नंबर 6, जो कि 24 मई 2023 में इशू हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, जैसे आपको डिनाई नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन, और 115 टीडी अट्रैक्ट ना हो। 10 बीडी की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी है, जैसे आप अभी भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लें एंड फॉर्म 10 बीडी फाइल कर पाए। आपके जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी है उसमें क्लेरिफिकेशन लाया गया है। एक्यूमुलेशन का जो फॉर्म है वो उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, बट ड्यू डेट चेंज नहीं हुई है। 10 बी में भी क्लेरिफिकेशन है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो मैंने आपको डिटेल में समझाया, होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।